नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूट्यूब चैनल पर। आपको जैसे पता ही है कि हम लोग इस पूरे प्लेटफॉर्म को निःशुल्क चलाते हैं और हमारा उद्देश्य आप तक एक गुणात्मक पूर्ण मैटर को उपलब्ध कराना है। और इस समय हम लोग मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को डाल रहे हैं आपके साथ। लास्ट लेक्चर हमने जो आपके साथ डिस्कस किया था वो था आपका पंडित नेहरू का समाजवाद। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ वह है पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद। पंडित नेहरू का जो राष्ट्रवाद है, पहले हमको यह समझना है कि पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद का मतलब ही क्या होता है। अपने अगर इसका एक हम अर्थ निकालें, अपने राष्ट्र से प्रेम करना और साथ में अपने राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना, सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना। इस राष्ट्रवाद को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि पंडित जी जब अपने राष्ट्रवाद को बताते हैं वहां पर वो बिल्कुल सावधान दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद को बताते समय वो कहते हैं उनके राष्ट्रवाद का संबंध ना तो संकुचित राष्ट्रवाद से है ना ही अति राष्ट्रवाद से है। तो उनके राष्ट्रवाद का जो संबंध था किससे था, उनका राष्ट्रवाद किससे मिलता जुलता है। उनका जो राष्ट्रवाद है रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर से मिलता है। तो उनका ये भी समझने की बात है पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद मेल किससे निभाता है। अगर हम यहाँ पे 2-3 नाम लें, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अरविंद, ये सब लोग जो हैं इन्होंने धार्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। कौन कौन लोग, यहां पे नाम देख लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, इसके बाद श्री अरविंद, और स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन तीनों के द्वारा जो धार्मिक राष्ट्रवाद दिया गया उससे उनका कोई लेना देना नहीं था या उससे संबंधित नहीं थे। मतलब नेहरू जो है एक तरह से समन्वयवादी राष्ट्रवाद को समर्थन कर रहे हैं। कौन से राष्ट्र को कर रहे हैं? समन्वयवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। तो हम ये समझिए, जब मैंने कहा कि नेहरू का राष्ट्रवाद का संकुचित राष्ट्रवाद व अति राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब क्या है? संकुचित राष्ट्रवाद यहाँ पे क्या है? संकुचित राष्ट्रवाद के बारे में नेहरू कहते हैं कि संकुचित राष्ट्रवाद तब तक ठीक है जब तक कोई देश गुलाम है, परतंत्र है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में जोश भरना है, तब तक तो ये सही है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ये जो संकुचित राष्ट्रवाद है, संकुचित राष्ट्रवाद सिर्फ अपने देश की ओर देखना, बस अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के अंदर ही अंदर जो भी करना है, उसको बाहर के बारे में कोई मतलब नहीं है। और अति राष्ट्रवाद में क्या होता है? साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति आ जाती है। मतलब अपने राष्ट्र का भौगोलिक विस्तार करना, अपने धार्मिक विचारों को दूसरे पर थोपना, ये सब जो है अति राष्ट्रवाद में आ जाता है। नेहरू के राष्ट्रवाद में आप देखिए, मतलब ना तो संकुचित राष्ट्रवाद को कोई स्थान दिया गया है और ना ही अति राष्ट्रवाद को कोई स्थान दिया गया है। जब भी हम राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं हमको अपने दिमाग में बिल्कुल एक चीज रखना है, अपने राष्ट्र से प्यार करना, अपने राष्ट्र की कीर्ति यश को पूरी दुनिया में फैलाना और मतलब एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करना, ये हमारा राष्ट्रवाद है। तो हमारा जो राष्ट्रवाद है, पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद से मिलता जुलता है ना। और किससे नहीं मिलता है? तो इन लोगों के धार्मिक राष्ट्रवाद से नहीं मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद था वह एक समन्वयवादी राष्ट्रवाद था, एक संतुलित राष्ट्रवाद था, और संतुलित राष्ट्रवाद की ओर ही पंडित नेहरू भी जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया? अपने राष्ट्र को यश या कीर्ति दिलाना। मतलब
यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रवाद की बात करता है तो वह अपने देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो तभी सर्वोच्च स्थान पर ले आएगा जब वह अपने आंतरिक देश में, अपने आंतरिक उसकी आंतरिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। इसलिए पंडित नेहरू जो है एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं जिसका आंतरिक भारत भी बड़ा मजबूत हो और जिसका बाहरी भारत भी बड़ा मजबूत। यहाँ पे मैं दो भारत कह रहा हूं, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि बने वो तभी बन पाएगी जब हमारा आंतरिक देश, आंतरिक रूप से हमारा देश पूरा सशक्त हो। तो पंडित नेहरू कहते हैं कि राष्ट्रवाद को कैसे पाया जाए, राष्ट्रवाद को कैसे स्थापित किया जाए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जहां पंडित नेहरू ने संकुचित राष्ट्रवाद से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अति राष्ट्रवाद से बचते दिखाई पड़ रहे हैं, और तीसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि पंडित नेहरू साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पंडित नेहरू जो है धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब धर्म का प्रभाव राज्य पर हो इसकी कोई वकालत नहीं कर रहे हैं। मतलब पंडित नेहरू जो है एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का समर्थन कर रहे हैं जब अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा को देते हैं। तो क्या पंडित नेहरू के राष्ट्रवाद में समाजवाद भी है? क्या पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद समाजवाद के थ्रू ही पाया जा सकता है? इस प्रश्न का जवाब ये है कि अगर मैं एक नया स्टेटमेंट दूं आपको कि समाजवाद, पंडित नेहरू का समाजवाद पंडित नेहरू के सपनों के राष्ट्रवाद का साधन है, तो इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने क्या लिखा है समझिएगा, मैंने कहा कि पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद, पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद समाजवाद के माध्यम से ही पाया जा सकता है। कैसे? अब ध्यान रखिए, समाजवाद पंडित नेहरू, हमने लास्ट लेक्चर में पूरा बताया कि कैसे पंडित नेहरू अपने समाजवाद में विषमता को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे रोजगार दिलवा रहे हैं, कैसे भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करवा रहे हैं, कैसे निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित नेहरू के समाजवाद के माध्यम से ही तो राष्ट्रवाद मिलेगा, क्योंकि इस समाजवाद के माध्यम से ही भारत आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। और पंडित नेहरू का यही तो सपना है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त बने, अपने अंदरूनी मामलों में आत्मनिर्भर बने। तभी तो पंडित नेहरू कहते हैं उन्नत कृषि करिए, कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल दे रहे हैं पंडित नेहरू। इन सब के माध्यम से सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए लास्ट लेक्चर में बताया था, पंडित नेहरू ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करवाया, पंडित नेहरू ने भूमि सुधार कानून को लागू करवाया। तो इसके माध्यम से भी पंडित नेहरू जो है क्या कर रहे थे कि भारत को सशक्त कर रहे थे। और मैंने कहा कि राष्ट्रवाद में हमको भारत को दोनों तरफ से मजबूत करना पड़ेगा, आंतरिक भारत को भी मजबूत करना पड़ेगा और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत करना पड़ेगा। तो पहला साधन हो गया कि अगर राष्ट्रवाद को कैसे पाया जाए तो हम समाजवाद के माध्यम से पाएंगे। दूसरा, पंडित नेहरू ने कहा कि किसी भी तरह से साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए। पंडित नेहरू नहीं भी करते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं इसी साम्राज्यवाद की प्रकृति से दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देख लिया। पंडित नेहरू यहाँ ये भी कहते हैं कि साम्राज्यवाद जब किया जाता है तो दूसरे देशों की संप्रभुता, वहां के नागरिकों के मूल अधिकार, वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन होता है। अब एक चीज समझिएगा, ये कैसे व्यक्ति है पंडित नेहरू, जो आदमी दूसरे देशों के नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकार, संप्रभुता के बारे में विचार कर रहे हैं। मतलब पंडित नेहरू जो है अपने राष्ट्रवाद के माध्यम से विश्व शांति की स्थापना करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, पंडित नेहरू के राष्ट्रवाद में पंडित नेहरू का अंतरराष्ट्रीयवाद भी छिपा हुआ है। अगर हम और देखें तो पंडित नेहरू इस
इन तीन जब कहते हैं कि साम्राज्यवाद से संप्रभुता को खतरा पड़ता है, मूल अधिकार का हनन होता है, स्वतंत्रता का हनन होता है वहां के नागरिकों का, मतलब पंडित नेहरू के राष्ट्रवाद में हमको अगला पॉइंट देखने को मिल गया, मानवतावादी रुख। मानवतावादी पंडित नेहरू की एक विचारधारा है राष्ट्रवाद, जिसमें मानवता को सबसे सामने रखा गया है। इसके माध्यम से पंडित नेहरू अपने राष्ट्र को तो बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू दूसरे राष्ट्र की संस्कृति, दूसरे राष्ट्र के लोगों के अधिकार, दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का भी सम्मान करने की जोरदार वकालत करते हैं। और हम इस बात को और समझ सकते हैं, पंडित नेहरू का राष्ट्रवाद ही तो था जिसने पंडित नेहरू को गुट निरपेक्ष सिद्धांत को अपनाने की ताकत देता है, क्योंकि 1947 में दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक ध्रुव है अमेरिका के नेतृत्व में जहां पर पूंजीपति देश है, जो एक ध्रुव है रसिया के उसमें जहां पर सभी साम्यवादी राष्ट्रों को रखा गया है। और सोचिए इतना गरीब भारत, और उस परिस्थिति में 1947 की परिस्थितियों में इन दोनों महाशक्तियों को नकार करके कहता है कि हम गुट निरपेक्ष सिद्धांत का पालन करेंगे अपनी विदेश नीति में, हम किसी भी युद्ध पे शामिल नहीं होंगे, हम किसी भी गुट पे शामिल नहीं होंगे, और विभिन्न विषयों पर गुण दोषों के आधार पर हम किन देशों का समर्थन करेंगे, जो भी देश हमारे राष्ट्रीय हितों को अधिक सुनिश्चित कर रहा होगा उस गुट की ओर हम अलग अलग विषयों में झुकेंगे। मतलब पंडित नेहरू के राष्ट्रवाद में हमको एक नया पॉइंट मिल गया, गुट निरपेक्षता। पंडित जी को जैसे मैंने कहा आपको कि पंडित नेहरू कहते हैं जब दूसरे की संप्रभुता, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना देना, हस्तक्षेप ना करना, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करना, अगर कभी कोई तनाव हो जाए, किसी विषय पर विवाद हो जाए, तो उसको दोनों देश अहिंसक तरीके से, हिंसा का सहारा नहीं, अहिंसक तरीके से बैठ के उसको हल करेंगे। और इन्हीं सबको समराइज करके 1954 में पंडित नेहरू ने पंचशील सिद्धांत को दे दिया। और आज भी पंचशील सिद्धांत के माध्यम से भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है, अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाता है इसी गुट निरपेक्षता के तहत। इसका ज्वलंत उदाहरण है जब रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, और आप सबको पता है अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन है। ऐसे में भारत ने, जबकि रसिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, भारत ने बड़े संयम पूर्ण ढंग से अपना स्टेटमेंट दिया और यही कहा कि युद्ध किसी भी विषय का विकल्प नहीं है और मुद्दे को शांतिपूर्वक बैठ कर निपटाया जाना चाहिए, अहिंसक तरीके से बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए। मतलब यहाँ पर नेहरू फिर से देखिएगा अपने मानवतावादी रूप को अपना रहे हैं। नेहरू ने दो बार यहाँ पे स्पष्ट कहा, पहला जब कहा कि 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देखे और करोड़ों लोग मारे गए, और यही रसिया और यूक्रेन भी हो रहा है, इतने निर्दोष नागरिक मारे गए, जो परिणाम किसका है, इस साम्राज्यवाद का। और नेहरू इस साम्राज्यवाद की बिल्कुल वकालत नहीं करते हैं, और नेहरू कहते हैं अगर कभी कोई समस्या क्रिएट हो भी जाए तो पंचशील सिद्धांत जो नेहरू का है उसके तहत इसको निपटाने की सलाह देते हैं। नेहरू का राष्ट्रवाद जो है भारतीय संस्कृति की पुरातन विशेषताओं पर टिका पड़ा है। कैसे, देखिए नेहरू का राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम पर टिका पड़ा है। इसको भी ध्यान रखिएगा, अपने राष्ट्रवाद के आंसर में इसको भी शामिल करिएगा। वसुधैव कुटुंबकम पर टिका पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया को ही नेहरू एक तरह से अपने घर के रूप में देखते हैं, पूरा संसार एक घर है, और जब व्यक्ति का एक परिवार हो जाता है तो उस परिवार की रक्षा का दायित्व भी हम सबका बन जाता है। इसके बाद सर्वधर्म समभाव, नेहरू सीधा सीधा कहते हैं सभी धर्मों को समान भाव से देखना चाहिए। तीसरा, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ये तीनों चारों जितनी भी हम चीजों ने, ये भारतीय संस्कृति तीनों विशेषताएं हम देख रहे हैं, जियो और जीने दो, इनके तहत भी भारत को राष्ट्रवाद जो है, भारत के राष्ट्रवाद को या नेहरू के राष्ट्रवाद को हम लोग देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोग कितनी विशेषताएं देखी नेहरू के राष्ट्रवाद में। नेहरू अपने राष्ट्रवाद को कहते हैं कि भारत को विश्व के स्तर पर, एक उच्च स्तर पर स्थापित करना है, एक सशक्त भारत को स्थापित करना है। नेहरू जानते थे
कि भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी अच्छी बन पाएगी जब भारत अपने आंतरिक समस्याओं से निजात पालेगा। और इसी आंतरिक समस्या से निजात दिलाने के लिए नेहरू ने एक समाजवादी संकल्पना को आगे लाया और नेहरू ने यहीं पर कहा यह सिर्फ एक आर्थिक विचार नहीं है बल्कि एक जीवन मूल्य है। नेहरू ने अपने समाजवाद के तहत, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, इन सभी विशेषताओं को हम राष्ट्रवाद में शामिल कर सकते हैं। कैसे भारत को आंतरिक रूप से सशक्त बनाना है, कैसे औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाना है, इन सब की बात नेहरू करते हैं। नेहरू अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा, नेहरू अपने देश को तो आगे रखना चाहते हैं लेकिन नेहरू किसी दूसरे देश की उपेक्षा नहीं करना चाहते। नेहरू अपने राष्ट्र के नागरिकों के मूल अधिकार, स्वतंत्रता, गरिमा को तो बनाए रखना चाहते हैं लेकिन साथ में नेहरू दूसरे राष्ट्र के नागरिकों के भी अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। नेहरू अपने देश के धर्म को सम्मान तो देते हैं लेकिन साथ में नेहरू दूसरे राष्ट्र के देशों के धर्मों को भी सम्मान देना नहीं भूलते हैं। इसीलिए नेहरू ने कहा साम्राज्यवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं है, मेरा संकुचित राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मेरा अति राष्ट्रवाद से कुछ लेना देना है। नेहरू कहते हैं कि मेरा राष्ट्रवाद सीधी सी बात है, जियो और जीनो दे पर, जियो और जीने दो की अवधारणा पर आधारित है जो कि भारत की संस्कृति का मूल आधार है। और इसके माध्यम से नेहरू सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम को भी इसमें शामिल करना नहीं भूलते हैं। तो ये नेहरू का राष्ट्रवाद था और हम लोग अगला लेक्चर जब मिलेंगे नेहरू के आर्थिक विचारों की चर्चा करेंगे। नेहरू के आर्थिक विचारों में संभवतः आप कुछ भी नया नहीं देखेंगे, आपको जितने भी पॉइंट को हम लोग चर्चा करेंगे वो सब बिंदु नेहरू के समाजवाद में छिपा हुआ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नेहरू के आर्थिक विचार के साथ। थैंक यू।